मैं आज आपकी कहानी थोड़ा और अच्छे से समझना चाहती हूँ। आपके अंदर के बच्चे से एक मुलाकात करना चाहती हूँ। बहुत शरारतें करते थे, हम खुद भी नहीं पता हम क्या क्या शरारतें करते थे। आजकल के बच्चों को अगर आप सच में उस वाले बचपन में जाना पड़े तो क्या ये उनके लिए अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बच्चे जाके वहाँ एंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा उन्हें, क्योंकि एक उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलेगा, जैसे पोल्यूशन लेस एटमॉस्फेयर, और अच्छी आउटडोर गेम्स मिलेंगी। सवेरे सवेरे उठ के सैर करने निकल गए, वो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। हम तो 60% पे सेलिब्रेशन करते थे, 75% पे तो ऐसे लगता था हम खुशियाँ मना रहे हैं, दिवाली होगी हमारी। तो हमारी अरेंज मैरिज थी अंजलि। एक्चुअली कंफ्यूजन सिर्फ ये था कि इनका घर और मेरी बुआ का घर दीवार से दीवार था। डिंक डबल द इनकम, नो किड्स ऐसा गलत है कि नो किड्स, अच्छा, क्योंकि फैमिली भी होनी जरूरी है। कोई चीज़ ऐसी लगती है जो आजकल की जनरेशन में, जैसे मिलेनियल या जेन ज़ी, सब में कोई ऐसी चीज़ लगती है जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, आपको लगता हो कि ये शायद हम में नहीं थी? हाय एवरीवन, वेलकम टू कहानियाँ। जब मैंने कहानियाँ बाय टुकविंग्स की शुरुआत की थी ना, तो एक सिंपल सा थॉट था कि हर कोई अपनी लाइफ का सेलिब्रिटी होता है और आपको मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी कहानी शेयर करने के लिए ना कोई ब्लू टिक की ज़रूरत है, ना मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स की ज़रूरत है, बस ज़रूरत है तो एक कहानी की। आज के इस कहानी में, आज के इस पॉडकास्ट में मैंने बात करी अपनी लाइफ के सबसे चमकते हुए सितारों के साथ, मेरी मम्मा और पापा। और शायद आप लोग भी रिलेट कर पाओगे इस बात से कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी भी दुनिया देख लें, लेकिन हमारी लाइफ के जो असली सेलिब्रिटी हैं, जिनके नाम के आगे कोई टाइटल की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे मम्मी और पापा ही होते हैं। आज का एपिसोड हमने बहुत प्यार से बनाया है, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को हो सके तो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के देखें और फ़ोन बंद करके देखें, नोटिफिकेशन बंद करके देखें, तो शायद क्या पता आप भी अपने पेरेंट्स को नॉर्मल इंसान की तरह, उनको उस पेडेस्ट्रल से नीचे ला करके नॉर्मल इंसान की तरह देख पाओ और उनके अंदर के बच्चों से मिल पाओ। तो शुरू करते हैं। हाय मम्मी, हाय पापा, वेलकम टू कहानियाँ। कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप बताओ अंजलि, कैसी हो? बहुत बढ़िया। आई एम गुड। आप कैसी बेटा? बहुत बढ़िया। गुड। तो आज ना आप मेरे गेस्ट हो, ना मैं आपकी होस्ट हूँ, मैं आपकी बेटी ही हूँ। बस मैं आज आपकी कहानी थोड़ा और अच्छे से समझना चाहती हूँ, आपके अंदर के बच्चे से एक मुलाकात करना चाहती हूँ। तो हर किसी की ना कहानी होती है जिसके बहुत सारे पहलू होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो पहलू होता है वो होता है हमारा बचपन। हमारे बचपन के किस्से, कहानियाँ जो आज भी हमें याद आते हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आज अगर यहाँ पे एक टाइम मशीन हो जिसमें बैठ करके हम सब आपके बचपन में वापस जा सकें, तो सबसे पहले आप मुझे आपकी बचपन की कौन सी एक मेमोरी या कौन सी एक जगह ले जाना चाहोगे? बचपन की बात कर तो अंजलि, जो बचपन हमने जिया है ना, वो शायद ही आगे आने वाले बच्चे जी पाएंगे। हम हर तरीके की आउटडोर गेम्स, हर तरीके के पिकनिक स्पॉट्स पे जाना, और सबसे बड़ी बात थी जो हम जब जाते थे ना अपने गांव में, खेत खलियानों में, तो वो उसका मज़ा ही अलग होता था। हम नहर में कूद गए, अपने आम के बगीचे में हमने आम खाने लग गए, लस्सी बनाई वहाँ पे, और आम खा रहे हैं, उतार के तोड़ के खा रहे हैं खुद, ट्यूबवेल चला रहे हैं, नहा रहे हैं और नहर में कूद रहे हैं। वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता कि मैं वो क्या इमोशंस थे। सबसे पहले मैं तुझे वो चीज़ दिखाने ले जाऊंगा जो मेरे दादाजी कहते थे कि अंजलि, ओ विवेक देख। मैं पूछता था, दादू ये हमारी ज़मीन कहाँ तक है? तो दादू कहते थे, जहाँ तक तेरी नज़र जा रही है ना, ये वहाँ तक है। वहाँ मैं तुझे एक बार ले जाना चाहता हूँ कि वाकई ये चीज़ देख और इसको महसूस कर कि ये क्या है। नहीं, मैंने तो इमेजिन ही कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहुंच गई हूँ आपके बचपन में और वहाँ पे मैं आपके वो खेत खलियान और सब एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ ऑलरेडी। आप मुझे कहाँ ले जाना चाहोगे? मैं, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो हमारे जैसे चाचा जी हमारे साथ रहते थे, तो हम 5 भाई बहन थे। तो कोई भी पूछता था आप कितने भाई बहन हो, तो हम बोलते हम 5 भाई बहन हैं।
मतलब वो प्यार, वो रात भर हमारा मस्ती करना, इकट्ठे थे जैसे कि हम पूरी मस्ती करते थे। और छुट्टियों में जैसे पंजाब जाते थे, जैसे मेरे नानी घर पंजाब है, तो पंजाब में उनके भी खेत थे, जैसे पापा के हैं खेत थे, दादा के, हमारे नानी के उधर खेत थे। तो खेतों में जाना, खेतों से सब्जियां तोड़ना, फल तोड़ना ऐसे, और ट्यूबवेल में जाना और ट्रैक्टर में बैठना, मतलब ये सब कुछ काम हम करते तो हम बड़ा बहुत अच्छा लगता था। नहीं, मुझे याद है एक बार मैं भी आपके साथ गई हाँ, थी बटाला, तो बटाला मैंने गए थे, हाँ। एक्सपीरियंस किया था वो शादी पे गए थे तो ट्रैक्टर। आप भी गए थे उधर, हाँ, गए थे आप। ट्रैक्टर, खेत खलियान, वो ट्यूबवेल स्पेशली, जो ट्यूबवेल्स मैंने दिल्ली की लाइफ में शायद कभी नहीं देखा था। नहीं वो देखा होगा, एक हाँ। बार मैंने आपके साथ जब मैं बटाला गई थी तो मैंने देखा है, एक बार वो एक्सपीरियंस करा है। शायद आपको याद होगा तो वो चूल्हे की रोटी भी शायद बनाई थी, चूल्हा रखा था तो चूल्हे में ही रोटी भी बनाई थी हमने वहाँ पे। और ये जो आपने बोला ना कि फल खाना तोड़ करके, तोड़ के, ये तो मतलब ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन कहाँ ही एक्सपीरियंस कर पाएगी, अनलेस आप लोग हमें सच में अपने गांव में लेकर के जाओ, या हम टाइम ट्रैवल करके जा पाए जैसे अभी गए। अदरवाइज कहाँ ही हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हमारा तो है कि फ्रूट खाना है, चलो ये वाला खाना है, ब्लिंकिट कर लो आ जाएगा, जेप्टो कर लो आ जाएगा। तो हम तो उसी वाले जनरेशन में हैं। तो आगे अगर हम बचपन की बात कर रहे हैं, तो बचपन का मतलब होता है, एक सिनोनिमस होता है शरारतों से, है ना। तो आप दोनों में से ज़्यादा शरारती कौन था? ऑब्वियसली मैं ही था, अंजलि। लड़कियां वैसे भी कम शरारती होती हैं, रिजर्व होती हैं। तो हम बहुत शरारतें करते थे, हमें खुद भी नहीं पता हम क्या क्या शरारतें करते थे। जैसे मम्मी पापा गए, हमने पीछे से खाना बना लिया, खाना हमें बनाना नहीं आता, हमने कुकर बंद करा, वो सही से बंद नहीं हुआ, एक बार तो अचानक से कुकर फट गया, सारी रसोई गंदी हो गई, आके बहुत डांट पड़ी। एक बार हमने कढ़ी बनाने की कोशिश करी, वो हम कह रहे हैं रंग ही नहीं आ रहा इसमें, हम बेसन डाले जा रहे हैं, रंग नहीं आ रहा, दोनों भाई बहन। फिर पड़ोस में किसी आंटी से पूछने की, आंटी कढ़ी में रंग नहीं आ रहा पीला, बेटा हल्दी डाली है, मैंने नहीं डाली। तो ऐसी बहुत, मम्मी पापा जैसे अंदर हमें अगर बंद करके कहीं काम से चले गए तो हम इमेजिनेशंस करते रहते थे कि ऐसी कोई हमारे पास जादू की चीज़ हो कि जिससे हम यहाँ से दरवाजे से नीचे निकल जाएं और बाहर जाएं खुले एटमॉस्फेयर में, मम्मी पापा पता नहीं कितनी देर में आएंगे, तो हम कोई चींटी बन जाए, कुछ बन जाए और नीचे से निकल जाए। तो बहुत हमारी शरारतें बहुत अलग तरीके की होती थी। आजकल तो चाहे बच्चे अपना वीडियो गेम्स में लग जाते हैं और अपना कोई सीरियल देख लिए, ये कर लिए, तो मोबाइल चला लिए। तो ये बहुत डिफरेंट हमारी बच्चों के बचपने की शरारतें होती थी। नहीं, कुछ कुछ चीज़ों से तो मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ, जैसे ये केस वो कड़ी वाला, वो मेरे साथ भी हुआ है। खैर वो बहुत बाद में जाके हुआ है मेरे साथ, बट आप बहुत छोटे से आपने ये एक्सपेरिमेंट करा। मैंने तो बहुत बड़े होकर के कभी कुकिंग में हाथ डाला, तो तब मेरे साथ ये हुआ था कि डाले जा रहे हैं बेसन, डाले जा रही हो ही नहीं रहा है। तब जाके फिर मम्मी से पूछा कि हल्दी डाली है कि नहीं डाली। लेकिन ये मैंने एक्सपीरियंस बहुत लेट जा करके किया है ना। तो आपकी कौन सी शरारतें थी, कोई थी आपकी शरारतें जो आपको याद है? नहीं, मैं शरारती नहीं थी बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि मैं बड़ी थी। तो कहते हैं बड़ा बच्चा होता है तो वो सिंसियर होता है, छोटे भाई बहन है तो हमें उनका ध्यान रखना है, शरारत नहीं करती। पर बल्कि ये था कि बल्कि छोटे भाई बहन मुझे मार जाते थे और मैं रोती रहती थी। मैं कुछ नहीं कहती थी। हाँ, बस एक बात हमारे में ये थी, शरारत नहीं, सब भाई बहन हम करते रहे ऐसे कि जैसे हम 5 थे, तो सबसे छोटा जो भाई था मन्नू था, तो उसको हम क्या करते थे, अंदर रूम में, हमारी दादी का रूम था एक, हाँ, जैसे कैरम खेलना है, कुछ खेलना है, तो हम दादी के रूम में चले जाते थे, अंदर से कुंडी लगा लेते थे, उसको बाहर छोड़ देते थे, वो रोता रहता था। ये छोटे बच्चों के साथ होता है, छोटे बच्चे परेशान गेम खराब कर देते हैं हाँ, ना। बस 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 वही, उसी कारण से उसको हम बाहर करते रहे, हम अंदर खेलते रहे। तो बचपन की अगर हम बात करें, तो बचपन के और कोई किस्से कहानियाँ, या फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आजकल के बच्चों को अगर आप सच में वहाँ वाले बचपन जीना पड़े, या वहाँ उस वाले बचपन में जाना पड़े, तो क्या ये उनके लिए अच्छा होगा? आपको क्या लगता है, या कैसा उनके लिए एक्सपीरियंस होगा? बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो बच्चे जाके वहाँ एंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा उन्हें, क्योंकि एक उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलेगा, जैसे पोल्यूशन लेस एटमॉस्फेयर, और अच्छी आउटडोर गेम्स मिलेंगी, पिकनिक में जाने का मौका मिलेगा, सवेरे सवेरे उठ के कि सैर करने निकल गए,
वहाँ पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं बच्चे सारे मिलके, वो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनने लगा। साउंड पोल्यूशन है नहीं है था हमारे टाइम में, आजकल जैसे बहुत साउंड पोल्यूशन है, तो बच्चे उस चीज़ को बहुत एंजॉय करेंगे। और उनकी ग्रोथ के लिए भी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है अच्छा उनकी, मेंटल होगा। ग्रोथ के लिए भी मेंटल है। ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। खाने में सब न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल तो आपने बर्गर खा लिए, ये खा लिए, पिज़्ज़े खा लिए, तो उस समय ज़माने में घर की बनी हुई चीज़ें सब एंजॉय करते थे। प्रेफर करते थे ज़्यादा से। वो बैक टू रूट्स जाने वाला कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आजकल लोग बात कर भी रहे हैं इस बात पे कि अगर हम अपने इंडियन रूट्स पे ही वापस चले जाएं, चाहे घर का खाना हो या सिंपल लिविंग हो, सुबह जल्दी उठना हो, टाइम से सोना हो, तो बहुत चीज़ें आगे आने वाले बच्चों में इम्प्रूव हो जाएंगी। वरना तो वो स्क्रीन टाइम वाली चीज़ ही बस आजकल बच्चों के साथ बहुत होने लग गई है। आजकल थोड़ा ट्रेंड में आ भी रहा है, लोग जा भी रहे हैं, पहले ऐसे पूरा रूटीन बना रहे हैं ऐसा अपना कि सुबह जल्दी उठना, वॉक पे जाना, या स्क्रीन टाइम अपनी कम करना, बुक्स की रीडिंग करना, सब हो रहा है आजकल, चेंज हो रहा है सब कुछ। अगर हम कहानी के अगले पहलू पे चलें, जो होती है हमारी स्कूल लाइफ, तो स्कूल लाइफ के किस्सों में अगर मैं आपको लेके जाऊं, अब जैसे स्कूल लाइफ की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे मेरी कुछ फ्रेंड्स याद आती हैं कि ये मेरी स्कूल की फ्रेंड्स हैं। उनके साथ मैं हमेशा से टच में रही हूँ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि टच ब्रेक हुआ हो, क्योंकि आजकल तो इतनी चीज़ें आ गई हैं, सोशल मीडिया है, फ़ोन है, इंस्टाग्राम है, सबके थ्रू हम टच में हमेशा से रह पाए हैं। बट आपके साथ भी ऐसा था? आप भी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ टच में रहे हो हमेशा से, या चीज़ें थोड़ी अलग थी? हाँ अंजलि, हम भी आज भी तक भी अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ टच में हैं, ऐसा नहीं है, बहुत फ्रेंड्स हैं और उनके किस्से बहुत याद आते हैं आपस में हुए। एक तो मेरा स्कूल फ्रेंड था जो 10th तक मेरे साथ पढ़ा, फिर हमने अचानक स्कूल चेंज कर दिया, किसी को नहीं पता, हम दोनों को नहीं पता स्कूल चेंज, और देखा जब हम 11th में हम एक ही सेक्शन में, एक ही कोर्स में, साइंस में, और हम एक ही रोल नंबर साथ साथ हम दोनों इकट्ठे वहाँ बैठे हैं। फिर हमने 12th कर ली, 12th के बाद नहीं हमें पता कौन कहाँ गया है, लेकिन एक ही दिन एक ही उसमें एक ही सेशन में दयाल सिंह कॉलेज में हम इकट्ठे। तो ये बिल्कुल ये एक अजीब सा इत्तेफाक सा लगता है कि कैसा है ये। और एक अपने दोस्त हैं, जैसे उनकी किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें, कि उन्होंने क्लास में एक पेपर चेक हो रहे थे, जैसे क्लास के पेपर होते थे, चेक करते थे वहीं टीचर बैठ के, तो उन्होंने उनको, टीचर ने बुलाया, हाँ भाई कुलदीप इधर आ, ये तेरा, तूने लिखा है, तेरा है पेपर, हाँ, इसको पढ़ के दिखा सारा, अगर तूने सारा पढ़ लिया तो तेरे पूरे बटा पूरे नंबर। वाह। लिटरली वो पढ़ ही नहीं पाया अपनी हैंडराइटिंग। तो हमारी बहुत अच्छी अच्छी शरारतें होती थी, तो अलग ही वो मजा होता था। आज भी या टच में? आज भी टच में है वो। मैं कभी जिसके घर जाता हूँ तो उसको बताता हूँ ये बातें, उसके बच्चे आज सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। और आपके स्कूल के फ्रेंड्स आज भी टच में हो आप लोग? हाँ, टच में है। ऐसे मेरी अब तक की 3 फ्रेंड्स रही हैं। एक तो चाइल्डहुड की साथ में नेबर थी मंजू, और एक उर्वशी नेबर भी थी हमारी, और वो मेरी स्कूल मेट भी, क्लासमेट भी थी, और एक मिन्नी। मिन्नी तो कॉलेज के फर्स्ट डे से मेरी फ्रेंड बनी थी वो, क्योंकि मैं भी कपूर थी, वो भी कपूर थी। जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे ना, उसके ब्रदर ने देखा कि कपूर है, तो उसने मिन्नी को बोला कि मिन्नी ये भी कपूर है। बस वो वेरी फर्स्ट डे से हम अच्छे फ्रेंड बन गए। उसके बाद किस्सा ये होता था कि जैसे हमने कहीं भी जाना तो हम साथ साथ होते थे, और कभी अलग बैठते थे तो सब बोलते थे तुम्हारी लड़ाई हो गई है क्या, तो लड़ाई हो गई है क्या, साथ साथ नहीं हो। तो आज भी हम टच में हैं। और जो मेरी स्कूल मेट थी और नेबर थी उर्वशी, जिसे मैं बेस्ट फ्रेंड आज भी कहती हूँ, तो हमेशा हम टच में थे। जैसे शादी हुई, दूर दूर हो गए, मिलना जुलना हमारा कम हुआ, लेकिन फ़ोन पे हमारी बात होती थी, जैसे बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे विश होता था। लेकिन ऐसे 1 साल नहीं हुआ, फ़ोन नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि उसका मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, उसका भी फ़ोन नहीं आ रहा, कि कोई मिस हैपनिंग ना हो गई हो। कहते हैं ना, मन में कोई बुरे विचार जैसे पहले आते हैं, पहले विचार आते हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरी उससे बात हुई थी कि मेरी सर्जरी होनी है, लेकिन उसके बाद उसने कोई कॉल नहीं किया, मुझसे पूछा नहीं। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई, मेरी सर्जरी, उसे पता सर्जरी होनी है और मुझे कॉल बैक ना करे, मेरा हाल चाल ना पूछे। वो 4-5 साल हो गए, इससे कांटेक्ट नहीं हुआ, तो मैं बड़ी परेशान थी। तो मैंने
जितना लेवल तक मैं कर सकती थी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। किससे पूछा, जो उनके आगे कांटेक्ट में थे कि आपके पास नंबर है, रुचि का नंबर है। किसी के पास ऐसा नंबर नहीं था। तो एक दिन अचानक से मेरे पास एक नंबर आया उनके हस्बैंड का, जिया जी का हमारे। तो मैंने फ़ोन मिलाया, मिला के देखती हूँ, मैंने मिलाया। तो मैंने कहा हाँ जी जिया जी। कहते कौन, सीमा बोल रहे हो? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा जिया जी सीमा बोल रही हूँ। मैं क्या, आप कैसे हो? कह रहे ठीक हूँ। मैं कहा जी कब से मैं ऋषि का फ़ोन ट्राई कर, इतने साल हो गए हैं कभी फ़ोन नहीं मिला। तो कह रहे नहीं बेटा उसका नंबर ये डिस्कनेक्ट हो गया हुआ है, आउट ऑफ सर्विस है। तो मैं क्या आप मेरी बात करा सकते हो? कह रहे हाँ करा देता हूँ, मैं अभी बाहर हूँ, घर जाऊँगा तो बात करता हूँ। तो मैं बस वेट करती रही कि अंजलि का, ऋषि का फ़ोन आना है कि कब फ़ोन आएगा। जैसे कॉल हुई, आवाज़ आई, फ़ोन आया, मैंने उठाया। मैंने बोला हेलो सीमा। उसका सीमा बोलना, तो मैं जो फीलिंग थी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अंजलि तेरे को। कि कि जैसे कहते हैं किसी को कुछ बिछड़ी कोई चीज़ मिल जाना या कोई खजाना मिल जाना, मेरे लिए उसकी एक आवाज़ एक खजाना थी जैसे। तो मैं ऐसे रो रही थी, हंस रही थी, मुझे नहीं पता कि क्या था उस समय मेरे साथ हो रहा था। रोना भी था, हंसना भी था। फिर मैंने उसे डांटा भी, तूने बात नहीं करी, ये नहीं करा, वो है। तो उसे समझाया कि ऐसे ऐसे हम पूना शिफ्ट हो गए थे कि ये प्रॉब्लम आ साथ आई थी। तो बस वो नहीं, मोमेंट जो था ना, आज भी याद आता है, लगता है कि बस वो क्या खजाना पाया था मैंने उस समय। नहीं, तो मुझे याद है, पापा को भी याद होगा ये बात, मुझे भी बिल्कुल याद है, याद है बिल्कुल याद। कि मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट मैंने देखा था आपको कि आप कितना इमोशनल हो रोशन हो गए गए थे थे। उस समय जब उर्वशी मासी का एकदम से हाँ कॉल आया था। तो अब वो उस टाइम पे आपको कितने एफर्ट करने पड़े ना वो नंबर ढूंढने के ढूंढने के लिए। लिए, और आपने इतने हाथ पैर मारे। बट हमारे लिए तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी आसान हो गई हैं चीज़ें, कि अगर कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड भी है तो हाँ ढूंढना आजकल, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे है, तो ढूंढना भी आसान हो गया है कि कहीं ना कहीं से फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो हो गया ही, तो मिल जाता है। लेकिन ये अलग ही, मतलब आपने अपने फ्रेंड को जो ढूंढने ढूंढा। की कोशिश जैसे करी। मेरे को खजाना मिल गया, मेरे को जैसे हाँ। कोई आजकल ज़्यादा आज भी आसान टच है। में हैं हम सब तो। आजकल ज़्यादा आसान है ढूंढना हम्म। अपने फ्रेंड्स को, इतना मीडिया इतना है। हम लोगों के टाइम में तो जो मिल गया स्कूल के, और जो नीचे के लेवल के हैं, 10th से नीचे के, वो तो मिलने ही हमें मुश्किल है, आज से हम बात ही नहीं कर सकते। एक दोस्त का किस्सा और सुनाता हूँ अंजलि। अभी लेटेस्ट मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, स्कूल फ्रेंड का, कि विवेक कहाँ है? मैं कहा घर हूँ, क्या हुआ? ठीक है ना तुम? मैं कहा हाँ। यार तेरा सपना आया रात को। तो मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा अच्छा आ जा। तो कहता मैंने आना है यहाँ पे, वो पुलिस में है। कहता मैंने यहाँ कड़कड़डुमा कोर्ट आऊँगा तो उससे मिलूंगा। वो किसी कारण से नहीं मिल पाया, उसके बॉस का फ़ोन आ गया। लेकिन वो एक मूवमेंट ऐसा था कि तेरा सपना है यार, कितना अच्छा लगता है जब बचपन का कोई दोस्त कहता है हाँ। कि तेरी याद आई, तेरा सपना आया। सही बात है। स्कूल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो एक होता है कि एग्ज़ाम्स, मार्क्स, है ना? अब हम लोगों की स्कूल लाइफ में तो बहुत, स्कूल हो कॉलेज हो, प्रेशर बहुत होता है कि 90% मार्क्स लाने हैं, या फिर अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है तो 99.9% पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा, और थोड़े मतलब बहुत कंपटीशन वाली चीज़ आजकल के हो गई है। तो आपके टाइम पे जब स्कूल में इस तरह का मार्क्स या एग्ज़ाम्स होते थे तो कैसा माहौल होता था? इतना ही प्रेशर होता था? आप ऐसे ही सुबह उठते थे कि जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है, रात को लेट सोना है? आपका कैसा होता था नहीं नहीं स्कूल की अंजलि, पढ़ाई? हमने तो कभी ऐसी पढ़ाई करी नहीं जैसी आजकल की पढ़ाई है। हमने कभी ऐसी पढ़ाई नहीं करी। हमने, ये था हमारे टाइम में, और क्या होता था कि हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाते थे कि हम कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर धीरे धीरे चेंज होता गया, उसको समरी में, शॉर्ट में बताओ। फिर धीरे धीरे आया जी आप 4 आंसर में से एक आंसर दो। फिर MCQ। फिर आया जी आप राइट आंसर दो, यस और नो में आंसर दो। फिर आया आंसर ट्रेंड नेगेटिव मार्किंग में आंसर दो। नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने गलत आंसर दिया तो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो आज की पढ़ाई है ना, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यस और नो में आंसर देना और नेगेटिव मार्किंग में आंसर देना वो वही कर सकता है जिसने डीप स्टडी की हो। हम तो कुछ भी लिख देते थे, कई बार हम ऐसे ही उठ पटांग भी लिख देते थे बीच में। जो डीप स्टडी करते हैं आजकल के बच्चे, तभी ये इसको स्कोर करते हैं।
99, 99.9, हम तो 60% पे सेलिब्रेशन करते थे। 75% पे तो ऐसे लगता था हम खुशियाँ मना रहे हैं, दिवाली होगी हमारी तो। 75% डिस्टिंक्शन आ गई तो वाह बल्ले बल्ले हो गई। और ये वो प्रिसाइज वाली बात भी बहुत अच्छी है। लाइक जैसे हम लोगों के भी वैसे जब मेरे भी कॉलेज या स्कूल एग्जाम्स होते थे तो काफ़ी हम लंबा लंबा आंसर्स लिख सकते थे। तब भी ऐसा था कि लंबे आंसर्स लिख सकते हैं। उसमें फिर कई बच्चे हमारे फ्रेंड्स ही होते थे जो कुछ गाना वाना लिखाते थे, है सही ना? ऐसे ही होता था। हाँ, ऐसे ही होता था। अब स्कूल लाइफ की या पढ़ाई की एक बात करते हैं तो एक वो चीज़ भी आ गई है, ये AI। हम लोगों की या मेरे से आगे वाले जनरेशन के जो बच्चे हैं सब AI से ये हेल्प लेकर के अपने सारे असाइनमेंट्स करते हैं या चैट GPT यूज़ करते हैं। काम में चैट GPT यूज़ होने लग गया है तो AI आ गया, गूगल आ गया, बहुत इजी हो गई हैं चीज़ें। आपके लिए गूगल कौन था आपके लिए, या AI या चैट GPT कौन था आपके लिए? हमारे लिए तो अब अंजलि गूगल, सबसे पहले तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ कंसल्ट करते थे, अगर नहीं तो फिर अपने मम्मी पापा को हमने करा, फिर अपने टीचर्स से, हम चाहे हमें उनके घर भी जाना पड़ता था कि हम कोशिश करते थे कि इनको घर में ही, और वो मना भी नहीं करते थे उस समय कि ऐसा नहीं है कि जैसे आज तो है कि अब ट्यूशन लो, कोचिंग लो, ये लो वो हमें प्रॉपर टाइम देते थे उस समय कि कोई बात नहीं, आओ, अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो आप आओ मेरे पास। तो यही हमारे गूगल और AI सब यही मोड होते थे कि हम या अपने गाइड्स जैसे होती थी, और हर फिर सब्जेक्ट की गाइड्स होती थी जैसे। हर सब्जेक्ट्स के लिए हमें 10 ईयर्स के पेपर्स हैं, उनकी इसमें से तैयारी करनी है, गाइड्स में से तैयारी करनी है, ये सब अच्छे वो होते थे। आजकल तो क्या है, आपने किसी भी चीज़ का जवाब पूछना है, चलो गूगल करो, वो उसका जवाब आ गया, चैट GPT करा, उसका जवाब आ गया, और अच्छे जवाब आ गए। हाँ, नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कई बार ज़्यादा चैट GPT या गूगल यूज़ करने की वजह से दिमाग अपने ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि अपने, हम रिलायबिलिटी इतनी बढ़ गई है ना कि नहीं, हम एक क्लिक करेंगे तो आंसर तो पता लग ही जाएगा। लग जाएगा। तो हम अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते, ना हम बात करना चाहते हैं किसी से, ना डिस्कशन करना चाहते हैं। एक्चुअली अंजलि ये चैट GPT और AI बनाया तो इंसान ने है ना, तो वो हम अगर आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, एक अपने टीचर से बात करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं नहीं कहता इस चीज़ को कि वो आप देखो उसमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हमें बात करने से ज़्यादा हल उसका वो मिलता है। प्रैक्टिकली हम ज़्यादा समझा सकते हैं। हाँ, नहीं, सही बात है। मतलब जैसे आजकल लोग, ये एक ट्रेंड भी आ गया है कि AI से या चैट GPT से थेरेपी लेने लग गए हैं, है ना? कि मतलब अगर कोई चीज़ से परेशानी है तो आपस में बात नहीं करेंगे, चैट GPT पे थेरेपी। सच में ये ट्रेंड है, मतलब सच में लोग ऐसा करते हैं। मैंने एज अ जर्नलिस्ट इस पे स्टोरी भी कवर करी है, और वैसे भी मतलब देखा है लोगों को अपनी आंखों से कि कोई परेशानी है, चैट GPT में डालेंगे, वो कोई अब चैट GPT की एल्गोरिथम होती है कि वो जवाब वैसा ही देता है जिससे आपको अच्छा फील हो, तो वैसे आंसर आते हैं, तो उससे ही अपना दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हैं। बट फिर मुझे लगता है कि ये कैसी थेरेपी हुई, इससे तो हम आपस में बात कर सकते हैं या राइट एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई ऐसी काइंड्स हैं जिनके लिए गूगल देखने के लिए उनके बहुत फ़ायदे हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने एक बाइक खरीदनी है, मैं आज गूगल में जाता हूँ, मैं हर शोरूम में तो जा नहीं सकता कि मैं यामा के शोरूम में भी जाऊँ और होंडा के शोरूम में भी जाऊँ। मैं गूगल में सर्च करता हूँ मेरे को कौन सी बाइक अच्छी लगती है, 50 बाइक दिखाता है, वो 100 बाइक दिखाता है। लेकिन मैं जब आपने अभी बोला कि समस्या, जब मैं अपनी समस्या, मुझे कोई चाहे फिजिकल समस्या है, चाहे मेरे को कोई मेंटली प्रॉब्लम है, उसको जब तक मैं गूगल में ढूंढता रहूँगा तो और कंफ्यूज होता जाऊँगा। तो मैं उसको बेहतर है कि अपने, चाहे किसी अच्छे दोस्त से, चाहे अपने पेरेंट्स से, या डॉक्टर से, या अच्छे डॉक्टर से, किसी भी कंसल्टेंट से, तो उससे कंसल्ट करूँगा तो वो ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा और उसको जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, मुझे अच्छा इलाज मिलेगा उसका। फायदे भी हैं अपने, नुकसान भी हैं अपने। गूगल से मुझे याद आया, आप छोटे थे तो शायद आपको जॉन्डिस हुआ था। याद है मुझे। जॉन्डिस हुआ, रिपोर्ट आई तो आपने गूगल खोला, जैसे आदत है, गूगल खोला, देखा ये पैरामीटर है, अरे आपने तो तूफान मचा दिया था। मेरे को जॉन्डिस हो गया, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, पता नहीं कितना आपने तूफान मचाया था। पापा तुम्हारे सब कुछ ज़्यादा जानते हैं, और आपका मामू जैसे वो मेडिकल लाइन में है,
तो वो आपके पास आए, उन्हें समझाया कि अंजलि ऐसा कुछ नहीं है, पैरामीटर्स हो जाते हैं ऐसे, मतलब उन्होंने आपके पास साथ दोबारा गए, लाल पैद पे गए थे, आपको थोड़ा टेस्ट करवाया था, फिर आपको समझाया, बड़ी मुश्किल से आपको कंट्रोल किया, फिर बोला कि आप गूगल को मत देखो। क्योंकि गूगल जो है ना, फायदे भी नुकसान भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहते हैं बढ़ा के बताता है। तकलीफ इतनी सी होगी लेकिन वो इतनी बता देगा आपको, क्योंकि पता नहीं हाँ, है, हमें पता ही नहीं, नहीं हाँ, पता है कि सही चीज़ क्या है, क्या है, गलत बस चीज़ वही क्या बात है है। ना, नहीं। तभी कि गूगल के नुकसान भी है, तो वो गूगल से आपने बड़ा हंगामा मचाया था। सही बात है। तो अगर हम अगले पहलू पे चलें, जैसे स्कूल लाइफ की हम या बात कर रहे थे, तो स्कूल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि छुट्टियाँ, या वो वीकेंड पे टाइम मिलता है, छुट्टी हो गई। तो जब जो आपके वीकेंड होते थे या आपकी छुट्टियाँ होती थी, समर वेकेशन होती थी, विंटर वेकेशन होती थी, तो वो उस समय पे आप क्या करते थे? मतलब जैसे हम लोग तो हमारे वीकेंड्स होते हैं, या मेरे को याद है कॉलेज स्कूल में भी ज़्यादातर मूवी देख ली या नेटफ्लिक्स और ये सब तब भी था। तो आप लेकिन क्या करते थे एंटरटेनमेंट के हम तो लिए? इंतज़ार करते थे अंजलि संडे का, कि पापा की छुट्टी हो, हमें घुमाने ले जाएं, पिकनिक पे ले जाएं, कहीं ऐसी चीज़ जगह ले जाएं जहां हम फुल एंजॉय कर सकें। उस ज़माने में कोई ऐसा तो होता नहीं था कि नेटफ्लिक्स चला लिया और ये कर लिया, मूवीज़ देख ली। एक दूरदर्शन होता था जिसकी हम इंतजार करते थे कि एक पिक्चर आनी है संडे को, वो हमने मूवी देखनी है, कैसे भी देखनी है। चाहे किसी के घर में टीवी, मोहल्ले में इतने टीवी भी नहीं होते थे, किसी के घर में जाके हमने टीवी में बैठ के देखना है। या कई लोग, कभी हमारे घर में टीवी है तो 10 फैमिलीज हमारे घर में इकट्ठी हो रही हैं, तो वो उसके एक इंतज़ार का ना मज़ा ये लगता कि हमने ये देखनी है और लिटरली पूरी देखनी है। जैसे आज आपके ज़माने में आप नहीं देखते, आप नेटफ्लिक्स चलाओगे, यार चल आगे कर यार, थोड़ी सी स्किप किया, गाना स्किप कर गाना दो, स्किप कर आगे दो, कर अगली दो। देख लो, ये नहीं अच्छी लग रही, नेक्स्ट देख लो। तो ये बड़ा फ़र्क है। ऑप्शंस बहुत है ना, हम हाँ, सब आपके पास ऑप्शंस बहुत है। नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, यूट्यूब है, बहुत कुछ देख सकते हैं हम। आप लिटरली वेट करते थे कि एक संडे आए तो हम वो मूवी देखें। सेम ऐसा ही था कि सबके घर टीवी नहीं था। पहले हम नेबर के जाते थे, फिर टीवी हमारे घर आया, तो हमारे सारे रिलेशन जो आसपास रहते, रिलेटिव्स रहते थे, संडे को हमारे घर आते थे, तो टीवी देखते थे। मतलब ये एक अच्छा अलग ही फन था। कोई फेवरेट था, कोई फेवरेट शो था जो आज भी याद है? हाँ, तब इतने छोटे भी नहीं थे, रामायण आई थी, तो रामायण तो ऐसे ही थी कि पूरी फैमिली नहा धो के, ऐसे नहा धो के हम रामायण देखते थे। तो सच में जैसे श्री राम जी आ रहे हैं, उनकी पूजा करनी है, तो नहा धो के हम बैठते थे, सारे काम छोड़ के सब फैमिली मेंबर्स हम रामायण देखा करते थे। मेरे ख्याल से वो वाली रामायण दोबारा एक बार ब्रॉडकास्ट हुई थी, दोबारा भी हमने देखी है। तो एक तो वो शाहरुख खान का फौजी हाँ, सीरियल देखा है यस आपने? देखा, मतलब देखा मैंने। फौजी आया था, सर्कस आया था, तो मैंने सब देखे थे। नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ फैन, बट फैन है। मैं देख नहीं पाई, बट नहीं, आपने हमने देखा है देखा था। कैसा? फौजी सर्कस दोनों देखा था मैंने। एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा, दिल दरिया या कुछ ऐसा समथिंग कुछ नाम था शाहरुख खान के, तो मैंने उसके सारे सीरियल्स देखे हैं। और तो है, फौजी से याद आया फौजी मुझे, शाहरुख खान का उसमें एक टी शर्ट पहनी थी, उसमें लिखा हुआ था आई से चैप्स। अच्छा। वो मैंने प्रिंट करवाई, मेरे एक दोस्त ने उसको मतलब अपने हाथ से प्रिंट करा, आई से चैप्स। और वो मेरे पास आज भी फोटो मेरे घर पे लगी हुई है। हाँ, फोटो देखी कश्मीर, हम शिमला गए थे, वहाँ पे हमने उसकी फ़ोटो खिंचवाई, वो आज तक मेरे घर पे लगी हुई है, आई से चैप्स। तो वो सीरियल की अलग मजे थे उसके भी। एक सीरियल आता था, ये जो है जिंदगी, कॉमेडी सीरियल्स होते कॉमेडी थे, सीरियल, देख भाई देख, मतलब अच्छे सीरियल से, कॉमेडी सीरियल से, तो सारी इनकी वेट होती थी लिटरली हमें कि ये आने हैं। और वो स्टार्स के साथ भी एक कनेक्शन होता था ना, जैसे आपने हाथ से प्रिंट करके वो टी शर्ट। हम फैंस हैं, लेकिन हम भी आजकल इतनी चीज़ें नहीं करते हैं जितना पहले कनेक्शन होता था अपने फेवरेट एक्टर से या फेवरेट मूवी स्टार से। ऐसे से डीवीडी होते थे, वीसीडी बोलते हैं, क्या बोलते थे, वीसीडी या डीवीडी, वीसीडी बोलते थे। तो रात के लिए हम वीसीडी लाते थे, एक मतलब हमें होता रहा हम जितनी मूवीज़ हो सकती हैं देख लें। तो सारे फैमिली मेंबर्स, मतलब आसपास के भी, जैसे छत, हमारी छत थी, तो हमने छत पे लगाते थे अपना कैसेट लगाते थे, तो नेबर भी हम सब बैठ के मूवीज़ देखते थे, 2-2 3-3 4-4 मूवीज़ देखते थे। मतलब वो एक टाइम ही अलग था, वो टाइम दोबारा नहीं आ सकता। फुल एंजॉय किया हमने वो। अगर हम कहानी के अगले पहलू पे चलें, वो होता है रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट।
एक हर किसी की कहानी का पहलू होता है। तो अगर मैं आपकी शादी के बारे में बात करूँ तो मेरे फ्रेंड्स तो बहुत मजाक बनाते हैं और बहुत बोलते हैं कि तेरे मम्मी पापा की तो पक्का लव मैरिज थी, और मैं उनको बोलती हूँ नहीं, लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। बट फिर मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, आपके वो लेटर्स इतने सारे मैंने देखे हैं, तो आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? बता दो, आज बता दो। हमारी अरेंज मैरिज ही थी अंजलि। एक्चुअली कंफ्यूजन सिर्फ ये था कि इनका घर और मेरी बुआ का घर दीवार से दीवार था। अच्छा। और हमारे संडे को वहाँ जाते थे इनके भाइयों के साथ, अच्छा मिलना जुलना खेलना। तो जब हम पहली बार देखने गए एक दूसरे को तो पहचान लिया उन्होंने, अरे बिट्टू। वो मुझे आज भी ऐसे ही बोलते हैं मुझे, वो मुझे जीजा जी नहीं बोलते, आज भी मुझे बोलते हैं बिट्टू। हाँ, ये सब मेरे दोस्त भी कहते हैं कि लव मैरिज है तुम्हारी, ये मैं कहता हूँ नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। बाद में हमारा लव हुआ है, और वो जो पीरियड था लव का वो हुआ हमारी एंगेजमेंट से लेके शादी के बीच का जो पीरियड होता है ना, क्या बोलते हैं आप लोग, कोर्टशिप, उस पीरियड से हमने गैप ज़्यादा था हमारा, बहुत अच्छा एंजॉय करा उसको। कुछ शरारतें भी करी हैं मैंने इसको जैसे तंग करा, बिठा दिया सामने बस स्टैंड पे, मैं कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। उस जमाने में फ़ोन तो होते नहीं थे कि भाई मैंने कह दिया तुम्हें वेट, कितनी देर वेट करोगे, कितनी देर वेट करूँ आपकी। सामने बैठी और मैं सामने दूसरे बस स्टैंड पे सामने वाले पे बैठ के इसको देख रहा हूँ और मज़ा आ रहा है, ये देख रही है मुझे, वेट कर रही है, बार बार टाइम देख रही है। फिर जब ये जाने ही लगी बस में बैठ के, मैं कहा वो सीमा इधर आ, चले घूमने वो बहुत अच्छा लगा वो टाइम नहीं, सही बात, मतलब कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे के लिए करी हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी थोड़ा सीखना चाहिए, जैसे वो लेटर्स वाली बात होगी, या एक वो मैंने आपका वो देखा था क्या था वो, कीचेन था। हाँ वो तो क्या हुआ कीचेन अंजलि, था। एक बार ये हम बैठे थे ऐसे ही साथ में, तो साथ में बैठे गए, तो इसका एक बाल ना मेरे शर्ट पे रह गया। तो मैंने घर जाके देखा ये किसका बाल है, तो किसका बाल है, ऑब्वियसली किसका बाल है। तो मैंने फिर उसके एक दिमाग में आई बात, एक मैंने की चेन लिया, उस पर इसको आई हार्ट बना के लव सिम, और पीछे हार्ट बनाया हुआ, उसमें तीर बनाया हुआ, उस इसके बाल से टुकड़े टुकड़े करके। अभी मैं सोचता हूँ कि तो मैं उस वाल से तो उसको देख भी नहीं सकता मैं ऐसे आज, तो मैंने उस समय कैसे उसको बनाया था, और वो मेरे पास पड़ा हुआ है अभी तक, और इतना अच्छा लगता है ना आज भी देख के उसको। कभी कभी देखते हैं हम उसको तो वाकई लगता है कि क्या चीज़ है ये। नहीं, मुझे याद है अंकित को भी दिखाया था मैंने, कि मैंने कहा देखो सीखो कुछ, मतलब कैसी, मतलब अलग ही लव स्टोरीज होती थी उस समय पे। लेकिन लव मैरिजेस होती थी, मतलब अरेंज मैरिजेस ही ज़्यादा होती थी। नहीं, लव मैरिज होती थी, लेकिन लव मैरिज कैसी थी, वो कहते थे वो छज्जे छज्जे वाला प्यार मीन्स कि लड़कियां स्कूल जाती थी, जैसे नेबर्स भी कोई रह रहे हैं, कोई पसंद आ गया, देखना चलो ऐसे ही पसंद आ गया, चलो लव मैरिज हो गई, ऐसे थी। क्योंकि आजकल चेंज है, क्योंकि आप जॉब करते हो, ऑफिस में कोई आपके साथ से कोई कुलीग मिलता है, पसंद आ जाता है, कुछ भी है, तो आजकल ऐसा होता है। पहले तो ज़्यादा ही अरेंज मैरिज ज़्यादा होती थी, माँ बाप ने पसंद कर दिया, ठीक है ओके पसंद है, ओके हो गया, और जैसे कोई आसपास वालों को पसंद आ गया, तो क्योंकि मेरे भी शायद 2-3 फ्रेंड्स की ऐसी मैरिज हुई है ऐसे। नहीं, लेकिन अरेंज मैरिज से अगर मैं अपने फ्रेंड ग्रुप की बात करूं, हम लोगों को तो बहुत डर लगता है कि मतलब अरेंज मैरिज, वैसे तो हर किसी मैरिज में अलग ही हम घर में जा रहे होते हैं, तो एडजस्ट करने में दिक्कत, वो सब तो मुझे लगता है हर मैरिज में ही होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरेंज मैरिज का, ऐसा कुछ नहीं है कि लव में नहीं है या उसमें नहीं है, किसी में भी सब कुछ आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। तो आपको याद है, मतलब शादी के बाद आपने एडजस्ट करना पड़ा था या ऐसा कुछ? क्योंकि जैसे मेरे लिए तो रीसेंट था कि हाँ, कुछ नई नई चीज़ें होती हैं जिसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपके साथ आपको याद है, मतलब वैसे 33 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ मैं मतलब यकीन नहीं हो रहा मुझे, 33 याद इयर्स है। एक्चुअली आप लड़की जो है एक घर से दूसरे घर जाती है, मेंबर्स भी सब चेंज होते हैं, सबकी नेचर भी चेंज होती है, माहौल भी बिल्कुल चेंज होता है, एडजस्ट करना मुश्किल तो होता है, क्योंकि जो हम खाते हैं शायद दूसरे वाले वैसा नहीं खाते। हमारे घर में तो खाना भी बिना प्याज लहसुन के बनता था, क्योंकि मेरी दादी प्याज लहसुन नहीं खाती थी, तो बहुत कम खाना होता है प्याज लहसुन का, मतलब दही वाला जैसे बनता खाना बनता था। और शादियों की आई तो इधर मम्मा तो खूब लहसुन करके बना के खाते। मैं कह रही हूँ कैसे है, पर थोड़ा सा टाइम लगा जस्ट होने में,
बाकी ये है, फिर बहुत सपोर्टिव थे, तो दादू दादी, ये बुआ, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब कि एडजस्ट होने में मुझे बहुत मेरी हेल्प करी है। और आज भी कोई दिक्कत होती है तो सपोर्ट सिस्टम है ये, और बुआ तेरी सपोर्ट सिस्टम है मेरा। इसकी कुछ भी nature- होता है, मतलब कुछ मुझे कहना होता है ना, मेरी बात रखनी होती है, तो मैं बुआ के थ्रू दादू दादी से कहती थी। जैसे डायरेक्ट कुछ नहीं कह पा रही हूँ मैं, वैसे तो मैं आप ऐसा हो गया था कि मैं दादू दादी को डायरेक्ट बोल देती, लेकिन फिर भी कुछ बातें होती नहीं कह पाती थी, तो मैं बुआ के थ्रू करवाती थी मैं। या इनको भी कुछ कहना है, इनसे मेरी कोई लड़ाई हुई, कुछ बात हुई है, तो सीधे मैं बुआ को बोलती थी। बट मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट ये भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि हर कोई जब शादी होती है ना, तो लड़कियों से ज़्यादा पूछते हैं कि एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही होगी या कैसा लगा नए घर में। कभी कोई लड़कों से नहीं पूछता कि आपको भी कोई दिक्कत होती है क्या नई Exactly. फैमिली से एडजस्ट करने में या शादी के बाद। मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा आपके साथ कोई एडजस्टमेंट में आपको शादी के बाद कुछ नया लगा हो या ऐसा कुछ? नहीं, मुझे कुछ नया लगा ही नहीं। वैसे तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कोई नयापन लगा ही नहीं कि मैं दूसरी फैमिली में जा रहा हूँ किसी से, क्योंकि मेरी नेचर ना शुरू से ही एक घुलने मिलने वाली है। जो भी आ गया उसके साथ मैं जल्दी से घुल मिल जाता हूँ। तो घर में इसके भाई बहन थे, छोटे थे, तो हमारे जीजा जी थोड़े ऐसे थे कि नहीं जाना शादी से पहले। मैं कहा मैं तो जाऊँगा भी। मैं 9 महीने का टाइम, 10 महीने का टाइम मैंने शादी में डालना है, तो मैं तो ये नहीं हो सकता कि मैं शादी से पहले इनके घर ना जाऊँ। तो मैंने तो जाना शुरू कर दिया, और बच्चे साथ में मेरे घुलने मिलने लग गए। तो ऐसे लगने लग गया कि जैसे एक मैं अपना हफ्ता भर काम किया और एक दिन इनके घर पहुंच गए मंडे को, तो बड़ा अच्छा लगता था, अलग ही फील होती थी। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। बाकी ये बहुत एडजस्टेबल नेचर की थी शुरू से ही, बहुत कोऑपरेटिव थी, सबको सबके अपनापन, सबको साथ अच्छा। मैं बता ही नहीं सकता तुझे कि कैसे 33 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। नहीं, सही बात है। मतलब 33 ईयर्स, 33 साल बहुत बड़ा। जैसे अब मैं अपने बारे में सोचूं, 1-1.5 साल ही हुआ है, तो कई बार तो अंकित मजाक में बोल देता है ऐसा लगता है कि 10 साल हो गए हमें साथ में, है ना। बट 33 ईयर्स। और आजकल के अगर रिलेशनशिप्स हैं, शादियां हो रही हैं, तो आप कोई लेसन देना चाहोगे? मतलब कुछ है आपके माइंड में कि क्या उन्हें ध्यान में रखना चाहिए अपनी रिलेशनशिप के लिए? सिर्फ ना, मेन तो आजकल ना क्या अंजलि की पेशेंस बड़ी जल्दी लूज करते हैं बच्चे, और एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। कि पहली बात तो पेशेंस लूज कर जाएंगे ज़रा सी बातों पे, कि तूने मुझे ये क्यों कह दिया, तूने मुझे वो क्यों कह दिया। फिर दूसरी बात एक्सपेक्टेशंस, कि अगर मैंने करा है तो मैं सामने भी अपने इन लॉज से भी ये उम्मीद करूं, चाहे वो मेरे बराबर वाले हैं जो, उनसे तो उम्मीद करूं कम से कम, मदर इन लॉज से या फादर इन लॉ से नहीं, तो जो मेरे सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, उनके से तो मुझे उम्मीद होती है। वो रिजल्ट नहीं आता सामने तो पेशेंस लूज। तो ये थोड़ा अपने आप को एडजस्टेबल नेचर का बनाना पड़ेगा, और पेशेंस रखनी पड़ेगी। तब मेन पेशेंस की सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी है रिलेशंस को बनाने के लिए। आपस में तो कोऑपरेटिव होना ही पड़ेगा, दूसरों की बातों को सहन शक्ति थोड़ी सी बनानी पड़ेगी कि इसने मुझे ये कह दिया तो मैंने आगे से जवाब देना है। ज़रूरी नहीं है हर बात का जवाब ही देना, कोई बातें बिना जवाब के भी हो जाती है। जैसे कोई एक बोल रहा है तो दूसरा ना बोले, सुन ले, पेशेंस रखे तो लड़ाई नहीं हो, इतना बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। नहीं, वही है कि अब कई जगह पे आप लोगों का तरीका सही था, कई जगह पे हम लोगों का तरीका सही है। ठीक है, जनरेशन गैप है, तो नेचुरली फ़र्क तो हो गई होगा थोड़ा सा। राइट। तो अगर हम अगले पार्ट पे चलें, जो है पेरेंटिंग, तो आपके लिए तो मैं ही थी सिंगल चाइल्ड, तो जब मैं आपकी लाइफ में आई तो क्या आपको फील हुआ था? वो तो फीलिंग ही अलग थी अंजलि। वो तो जैसे कहते हैं ना कि भगवान की तरफ से कोई गिफ्ट आ गया। शुरू में हमारे ज़माने में तो शुरू से टोकते रहते थे, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बच्चे। 3 साल के बाद एक बेबी आया, तो वो फीलिंग ही नहीं एक्सप्रेस कर सकता है मैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्या उसको। फीलिंग थी कि हम जो मम्मी पापा बन गए हम। तो वो अलग ही हो रहा था वो, कि बता नहीं सकते। खैर उसके बाद खैर हुआ नहीं हुआ भगवान की तरफ से, चलो एक सिंगल चाइल्ड ही है, कोई बात नहीं है, तो ना हम पेरेंट्स तो है ना, हमें ये हुआ कि हम पेरेंट्स तो है ना, कम से कम। नहीं, अब इस बात में मैं बोलूँगी आजकल तो बहुत अलग चीज़ें हो गई हैं। मतलब वो मैं आपको बता नहीं थी डिंक
करके हाँ, हो गया है, हाँ, डबल द इनकम डबल नो द इनकम नो किड्स, किड्स। क्योंकि अब आपके लिए चीज़ें थी कि आपके लिए फैमिली चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट शादी है, का मतलब हमारे लिए या मतलब और जिनके भी थॉट्स हैं लोगों के लिए होता है कि नहीं हमें तो अपना आपस में मिलके पैसे कमाने हैं, दुनिया घूमनी है और नो किड्स। कोई ओपिनियन है आपका इस बात पे? नहीं, नहीं, गलत है। नहीं गलत है। नहीं, ऐसा गलत है कि नो किड्स, अच्छा। क्योंकि फैमिली भी होनी जरूरी है। हम्म, तो रिलेशंस को बच्चों को क्या पता चलेगा कि मामा क्या है, मासी कौन है, बुआ कौन है, चाचा कौन है। जब किड्स ही नहीं होंगे तो फैमिली का तो कोई समझ ही नहीं पाएगा ना। फिर हम फैमिली, हमें पता है कि हमारे मामा है, मासी जो भी है, लेकिन जब कोई रिलेशन ही नहीं होगा तो रिलेशन है क्या? कुछ भी नहीं है, बस मम्मी पापा भी नहीं। जब किड्स ही नहीं है तो मम्मी पापा भी क्या है? जब हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा भी नहीं रह गए फिर तो। ये तो मैटर ऑफ चॉइस है मम्मी। हाँ, लेकिन मैं तो इसमें एग्री नहीं करती। चाहे एक हो, मैं एग्री नहीं करती कि नो किड्स से मैं एग्री नहीं करती। बाकी सबके आपके ओपिनियन अपने अपने, ये अलग बात है। राइट। तो अगर हम पेरेंटिंग पे ही कंटिन्यू करें, जैसे फिर मैं बड़ी हुई तो बड़े होके मुझे जाना था, मुंबई जाना था, तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगा था कि एक ही बच्चा है उसको फिर इतना दूर भेजना है? तो मतलब क्या आपके माइंड में उस समय आया था? मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी ये क्लियरली ना एक्सप्रेस करा ना कभी पूछा, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो एज ही ऐसी होती है कि अपने बारे में सोच रहे होते हो, अपने बारे में अपने सोचते करियर हैं। के बारे में सोच रहे होते हो और इतना नहीं सोचते कि फैमिली पीछे छूट जाएगी या क्या है। थोड़े टाइम बाद रियलाइज होता है कि बैलेंस करके चलना है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है वाली चीज़। बट अगर मैं आज आपसे पूछूं कि उस समय आपको कैसा फील हुआ था, तो आप बताओ पहले। मैं तो अंजलि बिल्कुल भी भेजने में इंटरेस्ट नहीं था कि मैं आपको भेजूंगा। सबसे बड़ी बात तो एक तो है कि लड़की थी, लड़की है तो नहीं भेजना। मुझे सच में डर लगता था कि लड़की है, बाहर जाएगी, कैसा माहौल होगा, कैसा नहीं होगा। तो पहले सब डरते थे, ऐसा नहीं है कि मैं ही डरता था, सब डरते थे। लेकिन तेरे दादू और तो उनकी कमजोरी, तूने उनका फायदा उठाया, ये दादू मुझे जाना है। तो दादू तो तूने सीधा एक कॉल दादू को बोली ना कि दादू मैं जाऊं। अब दादू को पता, क्योंकि दादू खुद हॉस्टल में हॉस्टल पड़े में हुए, रहा था। वो रहते थे पीलीभीत और पढ़े हॉस्टल में कानपुर। तो उन्हें इस चीज का सारा एहसास था कि अगर आज मेरा बच्चा आगे बढ़ना चाहता है और तो मैं क्यों मना करूं इसको। और फिर एक वो छोटी सी कविता थी ना कि लोग अक्सर डरते हैं और झिझकते हैं, बूंद लो उनको छोड़ना पड़ता है घर, और घर का छोड़ना अक्सर। आगे मुझे पूरे वो याद नहीं है, लेकिन वो एक मोती बूंद गिरती है आसमान से और मोत सीप के मुंह में चली जाती है, वही मोती बन जाती है वो। तो वो एक अलग सा चेंज लेकर आती है बच्चों के अंदर, घर से बाहर जाना। तो इसलिए दादू तेरे मान गए, हम फिर भी नहीं मान के राजी थे, फिर ठीक है जाना पड़ा। फिर सोचा कोई बात नहीं, अब बच्चों को जब उड़ने की Obviously, आशा आज है, नहीं तो उड़ने का है तो फिर उड़ो, कोई बात नहीं। फिर ये सोचा कि ऑब्वियसली तूने आज नहीं तो कल जाना ही है, जाने ही जाना है। शादी करके अपने घर। तो पढ़ने हायर स्टडीज के लिए जा रही है तो जाने दो, मैं ये कह के मन को समझा लिया। फिर वो है ना, तू दादू की कमजोरी, तो दादू को मना लिया तूने। तो फिर दादू ने मुझे समझाया कि नहीं बेटा, वो जाना चाहती है तो भेजो, अपने सपने जो पूरा करना चाहती है। ठीक है जी, चली गई। लेकिन वो आज भी फील होता है ना कि चली गई है अंजलि। ऑब्वियसली एक दिन तो जाना ही था, लेकिन पहले जाना, और हम फिर घर में हम यही सोचते थे कि यार कैसे रहेंगे अब दोनों के दोनों। चलो मम्मी पापा थे उनके समय तो फिर धीरे धीरे चले गए। आज भी वही अकेलापन महसूस होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर है, पास में ही है, बॉम्बे हमें पास ही लगता है। आपको कैसा फील हुआ था? बहुत टाइम लगा था मुझे अपने आप को सेटल करने में, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम तेरे रूम में ही नहीं गई थी। जाती थी, मुझे वो पूरी मेमोरीज आती थी कि अंजलि यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पढ़ रही है, यहाँ कुछ खा रही है, उसकी अभी आवाज़ आ जाएगी, मम्मा जैसे तेरी आदत है, अब नहीं मुझे पता, सुबह आदत थी, सुबह उठते ही मम्मा ब्रेकफास्ट क्या है, ऑप्शन बताओ। पहले कहती थी ऑप्शन बताओ, देख ऑप्शन बताती नहीं मैं, ये है ये है ये है, अच्छा ठीक है ये बना लो, मतलब वो बातें याद आती थी, ऑप्शन बताओ।
अच्छा हम सब कुछ लेट करते थे, फिर 1-1:30 बजना, मामा लंच में क्या है? बट तेरा एक रूटीन था, गलत नहीं था, आपका एक रूटीन था उस समय कि उठ के पढ़ना है, करना है, तो रूटीन था आपका करते थे। फिर लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा फिर एडजस्ट करना सीख लिया फिर अब तो पता है कि अब आप बॉम्बे शादी हो गई आपकी, तो अब तो हमें वैसे कोई टेंशन नहीं रही अब तो, क्योंकि हमारे दामाद जी टचवुड इतने अच्छे मिले हैं ना, तो हमें फील ही नहीं हुआ कि हमने लड़की की शादी की है। हमने लगता है ऐसे अपने ही परिवार में गई है, और तुम्हारे इनलाज भी मतलब इतने फैमिलियर हैं, हमें लगा ही नहीं कभी कि हमने पता नहीं किसको दे दिया, कैसे दे दिया। हम मतलब कि सेटिस्फाइड है कि हमारा बेटा खुश है। तो अगर जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, ये सवाल ना कभी ज़्यादा उठता नहीं है, या उठता भी आजकल उठने लगा है कि मम्मी की इमेज होती है कि मम्मा है तो मम्मा से गले मिल सकते हैं, मम्मी को आई लव यू बोल सकते हैं, जब मन करा मम्मी के पास जा सकते हैं ना, और एक पापा की इमेज होती है। मतलब पता नहीं अब ये क्या है कि अब मुझे ऐसा लगता है ये लड़कों के लिए भी होता है, लड़कियों के लिए भी होता है कि एक इमेज होती है कि नहीं पापा से इजीली नहीं कह सकते, कि अगर पापा को आई लव यू बोलना है तो सोचना पड़ता है, या पता नहीं बहुत अपने प्रिपेयर करना पड़ता है, ऐसा लगता है पेट में से निकालना पड़ेगा वो चीज़, और तब ऐसे पापा से हम कोई बात कर सकते, स्पेशली अपनी फीलिंग्स के बारे में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ये मम्मी की इमेज और पापा की इमेज क्यों होती है, और पापा की इमेज इतनी टफ कैसे होती है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना अंजलि, पापा से बात करना, आई लव यू बोलना, हक करना सबसे मुश्किल काम है। पापा की इमेज ऐसा कुछ नहीं है, बस घर में एक बड़े होने के नाते, और लेडीज एक सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, वो बच्चे जल्दी मम्मी की तरफ अटैच होते हैं। हमने पापा से शुरू से ही, पापा हमारे को डांटते थे, हमारे को फिजिकली पनिश भी करते थे, तो एक डर बना रहता है पापा का हमेशा। इस वजह से हम अपनी कोई भी बात कहना चाहते थे ना, मम्मी के थ्रू पापा तक पहुँचाते थे कि मम्मी हमारी ये सिफारिश लगाओ ना पापा को, मैंने टूर पे जाना है, मेरी बात करो ना। तो वही है बस, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। जेंट्स लोग थोड़ा सा होता ही है, नहीं बोल पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन उनकी फीलिंग्स अलग होती हैं, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं होती। वही मतलब वही इसी पॉइंट पे आ रही थी मैं कि पापा भी तो नहीं बोल पाते सामने से, बच्चे तो नहीं बोल पाते। चलो वो एक हमारा वो बना होता है कि रिस्पेक्ट है, थोड़ा सा डर है, एक पेरेंट का डर है, यूजुअली पापा का होता है, बट फिर पापा भी तो नहीं बोलते सामने से अपने बच्चे को। नहीं बोलते पापा भी, ये सच है, लेकिन बोलना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि आज बच्चों को बोलना चाहिए पापा को अपने, ये नहीं कि माँ ही बोल रही है सिर्फ आई लव यू बेटा, पापा को भी अपने बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट होना चाहिए। बदल रही हैं चीज़ें, समय के साथ भी चीज़ें बदल रही हैं, मतलब आजकल थोड़ा तो ओपन होने लग गए हैं, क्योंकि जैसे वही है ना, वो समय रैना का भी आजकल जो स्टैंड अप आया था उसमें भी ये जब चीज़ आई ना कि पापा को आई लव यू या पापा को गले लगाना कितना मुश्किल है, तो उस पर फिर इतनी रील्स बनने लग गई कि लोग अपना शेयर करने लगे कि अच्छा मैंने पापा को आई लव यू बोला, फिर वो मोमेंट्स के रील्स बन के सब। वो मुझे लगता है कि वो अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं से हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो अवेयरनेस भी बढ़ रही है उस चीज़ को लेकर के, है ना। तो अब जैसे मैं मुंबई की बात कर रही थी, तो मुंबई आना मेरे लिए था कि मेरा सपना पूरा करना, है ना। आपने मेरे सपने तो पूरे कर दिए, कोई ऐसे आपके सपने थे या है जो आप नहीं पूरे कर पाए? मेरा तो सपना अंजलि शुरू से लिटरेचर लिखने का, कुछ पोइट्री लिखने का शुरू से यही रहा है, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? शुरू से अपना हमारी घर जो है मार्केट में आ गया था, तो हम मार्केट में दुकान खोल के बैठ गए, अपना बिजनेस में चले गए, उस चीज़ को आगे बढ़ा ही नहीं पाया मैं। फिर फैमिली, शादी हो गई, फैमिली सब चीज़ें वो होती चली गई, लेकिन हमेशा से यही था कि मैंने, तुझे याद होगा शायद, तेरे को 2 प्ले भी लिख के दिए थे तेरे कॉलेज में, दोनों जीते भी थे। तो कॉलेज में वो था आगे कि इसको बढ़ाऊं आगे, लेकिन नहीं बढ़ा पाया। तो कोई बात नहीं, अपनी बेटी तो गई है ना आज इस मुकाम पे। नहीं मतलब आप अभी भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो टाइम बदल गया है, आप अभी भी अपना सपना पूरा कर सकते हो। हम तो आपको कितना बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे डालना शुरू करो,
आपकी जो पोइट्री है, आप पोइट्री लिखते अच्छा हो, आप बोलते अच्छा हो, तो आज भी आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। कोई वो आप ही तो बोलते हो एज इज जस्ट अ जस्ट नंबर। जस्ट अ बिल्कुल। नंबर। आप बताओ पहले मम्मी, आप नहीं कुछ बताते कि आपके भी कोई सपने थे, या मम्मियों के, पहले की मम्मियों के कोई नहीं होते थे? नहीं होते होंगे, लेकिन मेरा कुछ ऐसा नहीं था। इतना पता है मुझे सीखने का शौक था। जैसे ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई, मैंने वो नीटिंग भी सीखी, मैंने सिलाई कढ़ाई कुकिंग शुकिंग मैंने सब कुछ सीखा। इवन मैं ट्यूशन से पढ़ाई मैंने, पर ऐसा कुछ शौक नहीं था सच कि मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है या टीचर बनना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। शौक सब कुछ सीखने का शौक था मुझे, हर चीज़ मैंने सीखी है। तो अच्छा ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि वो जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन। मेरा तो वो हाल था कि मैंने हर चीज़ सीखी है, मगर परफेक्शन किसी में नहीं हुई, लेकिन सीखा सब कुछ है मैंने। शौक था मुझे सब कुछ सीखने का। आज भी है कुकिंग का, जैसा अपना यूट्यूब, तेरे पापा कहते हैं आप यूट्यूब में लगी रहती है कुकिंग का, ये सीखा, अच्छा ये बनाऊंगी, कुछ मैं बनाती भी हूँ। तो वो कहते हैं हाँ बस तू सीखती रह, बनाती रह और हमें खिलाती रह, हमारा वेट बढ़ाती रह। बट वो ऐसा एम्बिशन कोई सीख वाली नहीं था। हाँ, चीज़ नहीं ऐसा नहीं थी। था कि भाई था कि मुझे हाँ शादी करनी है, उसके बाद एक अपना नई फैमिली में जाना, बस ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पढ़ना लिखना, कुछ ऐसा कुछ नहीं था मेरा। वही मतलब सपने हाँ यही होते थे कि हाँ हाँ, बस फैमिली, बस बस वही। शादी। हाँ बस वही था। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब चेंज आजकल हुई तो है। लड़कियों के हाँ भी अब चेंज हुई है। बड़े बड़े सपने होते हैं हाँ और अब अचीव भी कर रही अचीव हैं भी कर रहे हैं, लड़कियां। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर हम आगे बढ़े इस कहानी में, तो एक चीज़ और होती है कि हम जनरेशन्स में बहुत गैप है। तो हम हर चीज़ों, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारा नज़रिया बहुत अलग है। तो आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो आजकल की जनरेशन में, जैसे मिलेनियल या जेनजी जिलेनियल्स, सब में कोई ऐसी चीज़ लगती है कि जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, आपको लगता हो कि ये शायद हम में नहीं थी? हमारे मुकाबले हमारी जनरेशन से कंपेयर करोगे मिलेनियल और जेन जी को, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल हैं, एक दूसरे की हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं, सेविंग्स पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर अच्छा कमाते हैं तो सेविंग्स पर भी ध्यान देते हैं ज़्यादा। हम लोगों ने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये भी है कि आज सारे कमाते हैं तो सेविंग्स ज़्यादा करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक कमाने वाला होता था तो हम 10% सेविंग करते थे। तो जेन जी वाले ज़्यादा अवेयर हैं अपनी लाइफ के लिए, लाइफ के लिए। चाहे जेन जी हो जाए मिलेनियल, एक ही बात है लगभग। मैं तो नहीं इसमें कोई इतना फ़र्क समझता। और आप बताओ, आपको क्या अच्छा लगता है जेन जी के बारे में? यही मतलब कि वो आगे कुछ ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, एडवांस भी थोड़ा सा। जैसे हम इतने एडवांस नहीं थे, तो फॉरवर्ड नहीं थे, बच्चे आज का एडवांस है, उनके तरीके भी अच्छे हैं, कई चीज़ें अच्छी हैं उनकी। जैसे वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो बड़ी बात है। क्योंकि पहले क्या होता था, पेरेंट्स कुछ भी होता है ना, बच्चों को डायरेक्ट बोल देना, तू ये करती है, या कंपैरिजन करना, भाई बहनों में कंपैरिजन करना। लेकिन आजकल के वो नहीं करते। नहीं, ये बहुत अच्छा हाँ, पॉइंट है क्योंकि उठाया वो कहते आपने। हैं नहीं दूसरे क्यों, सबकी अपनी अलग अपनी क्वालिटीज़ होती है, हर बच्चे की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कहीं मैंने भी ऐसा किया है, कंपैरिजन किया है मैंने। मुझे आज इस बात रिग्रेट है कि मैंने कंपैरिजन किया है, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है। नहीं किसी में बट कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है, तो आप उसी को जो एक तरीका होता है उसे टैकल करने का, अगर उसमें आपको कोई चीज़ गलत नज़र भी आती है, आप उसको कैसे बताओ, कैसे ठीक करो, कैसे ट्रीट करो उसे, ये फ़र्क पड़ता है। एक होता है वो पूरा फंटा तूने सीधा अपना कह दिया, हम्म, और एक होता है उनको ढंग से जैसे पूरा प्यूरीफाई करके करना, कैसे करना, पॉलिश करके बोलना, तरीका अलग होता है। वो कॉन्शियस हाँ पेरेंटिंग कौन हमें भी इसलिए पता हाँ लग रही है क्योंकि हाँ मतलब अगर मैं नए जनरेशन की बात करूँ, हमारे जो मेरी एज के पेरेंट्स हैं उनको क्या पता लग रहा है ये चीज़, क्योंकि अपने पेरेंट्स को देखा है। तो हम देखते हैं कि अच्छा इन्होंने हमें ऐसा कुछ बोल दिया था जिसका इम्पैक्ट हम लेकर के चल रहे चल हैं, रहे हैं, तो बस हम वही शायद वही मैं थोड़े कह से रही हूँ। कॉन्शियस हो जाएं और आगे हम अपने बच्चों से थोड़ी कॉन्शियसली बात करें। बट ठीक है, एग्जैक्टली। आपने भी अपने पेरेंट्स से कुछ देखा होगा, वो आप लेकर के चल रहे होगे, तो इट्स ओके। आई मीन इतनी कोई वो बात नहीं है इसमें। वही सोच के सिर्फ ये होता है कि हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमारे साथ वो करा है सारी बातें,
तो हम अपने बच्चों को थोड़ा हम ये सोचते थे कि अपने बच्चों को हम ऐसे अपने साथ फ्रेंडली रिलेशन में रखें कि वो हमसे सब बात शेयर कर सके। जैसे हम डरते थे अपने पेरेंट्स से बात करने में, पापा से बात करने में डरते थे, तो हम सोचते थे कि भाई ये बच्चा चाहे लड़की है या लड़का है मुझसे बात करे, कि मुझे बताए अपनी प्रॉब्लम, हर चीज़ का हल हमारे पास है। बच्चे सिर्फ ये ना करें कि बाहर ही किसी से बात करनी है। हमने फ्रेंड की तरह बनाया बच्चों को। आगे और जो जनरेशन आ रही है वो भी अपने बच्चों को एक फ्रेंड्स की तरह रखना चाहता है। खुला माहौल देगी ऐसे। अब वो चीज़ भी है कि वो उस चीज़ पे हम ओपनली बात करते हैं, तो बात करते हैं तो हमें भी पता लगता है कि अगर इस तरह से हम बात करेंगे, करना सिखाएंगे, ओपन रखेंगे, तो आगे हमारे बच्चों के लिए वो भी अच्छा है। जहाँ आपके लिए अवेयरनेस नहीं थी वहाँ आपको नहीं पता था, हमारे लिए भी हमारी नई गलतियाँ होंगी। वो कुछ अलग तरीके की होंगी। वो तो मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि पेरेंट्स को ना हम एक उस पे पेडेस्ट्रियल पे बिठा करके रखते हैं और वैसे ही देखते हैं कि अच्छा इन्होंने कोई गलती कर दी तो एकदम से हमें कुछ बहुत बुरा लग जाएगा कि मतलब ऐसे ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, या ब्लेम करते रहना ज़िंदगी भर की ये मेरे साथ हुआ क्योंकि मम्मी पापा ने ऐसा कुछ बोल दिया। ये चीज़ ये नहीं सोच पाते हैं कि वो भी तो इंसान ही है ना, मतलब कि वो नॉर्मल इंसान है जो कर सकते हैं किसी भी तरीके की गलती, जो हम भी करेंगे आगे जा कर के, थोड़ी अलग होंगी लेकिन हम भी करेंगे वाली चीज़ हो जाती है। गलतियाँ तो देखो अंजलि सबसे ही होती हैं, कि ये नहीं है कि मेरे पापा हैं तो मेरे पापा कोई गलती नहीं करेंगे। हमने देखना है कि उस गलती में वो किस लेवल की गलती है। तो मैं अपने पापा को मैं समझा भी सकता हूँ कि पापा आप ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत जा रहे हो, आप इसको कोशिश करो कि ये ऐसे हो सके। पहले नहीं सुनते थे, आज की जनरेशन में आज सुनते हैं वो उस बात को और फॉलो करते हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा गलत हूँ, तो थोड़ा सा बैक होते हैं उस बात पे। ये अच्छा पॉइंट है और करना भी चाहिए कि सबको, कि अपनी गलतियों को थोड़ा बहुत रियलाइज करना चाहिए कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, मेरे बच्चे सही हैं यहाँ पर। अगर मुझे टोक रहे हैं तो हो सकता है ये सही है यहाँ पे। मतलब ये जनरेशन गैप इस चीज़ में नहीं आना चाहिए कि अगर हम बच्चे हैं तो हम गलत ही कह रहे होंगे। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि सबके अपने व्यूज़ हैं। कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो हम भी बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जो नॉलेज हमें नहीं है आजकल के बच्चों को है, तो हमें लगता है हम उनसे सीख सकते हैं, बजाय कि इसके नहीं हम ही सही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम भी आपसे इस जनरेशन से सीख सकते हैं। सीखा ही हमने इसी जनरेशन से, सीखा भी है सब कुछ। आज अगर हमें मोबाइल चलाना आता है तो इन्हीं की वजह से आता है, लैपटॉप चलाने आते हैं तो इन्हीं की वजह से आते हैं। वो बात अलग है, हम अच्छा चला लेते हैं उनसे। हाँ नहीं सही बात है। कई चीज़ें आप लोगों को पता होती, ट्रेंड्स पता होते हैं। इंस्टाग्राम पे अब तो मम्मी इतनी रील्स भेजती रहती है। मुझे नहीं पता होता कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, मम्मी को पता होगा कि अच्छा ये वाला तो मैंने देखा था। तो मतलब आप सीख रहे हो और आप हमसे ज़्यादा इसलिए हमने अपने पापा को मोबाइल चलाना सिखाया था, तो वो हमसे अच्छा व्हाट्सएप पे सबके टच में रहते थे। हम लोग अभी भी उतना टच में नहीं रहते जितना वो टच में रहते थे। ये वाली चीज़ हो गई है कि मतलब कोई फ़र्क आया इस चीज़ में कि टच में रहना हमारी जनरेशन का और आपकी जनरेशन का अलग था किसी तरह से? मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि फ़ोन नहीं था या उस तरीके से, बट क्या टच में आप लोग ज़्यादा रहते थे या हम ज़्यादा रहते हैं? आपने कोई पैटर्न नोटिस करा है इसमें? नहीं, हम जो लोग पास में होते थे ना उनसे ज़्यादा टच में रहते थे। अच्छा, मतलब फिजिकली मिल लेते थे उनसे हम फिजिकली ज़्यादा मिलते थे। आजकल तो लोग ये है कि अगर पास में भी रहते हैं ना तो भी मिल के राजी नहीं होते, कि वीडियो कॉल कर लेते हैं, चलो जी देख लेते हैं हम एक दूसरे को, मिल गए, हमारे पास टाइम नहीं है जी, हमारे पास ये नहीं है जी। अरे क्या टाइम नहीं है यार, सबके पास वही टाइम होता है अंजलि। लेकिन अगर आपने मिलने की चाह है तो मिलते हैं सब, जैसे कि हम मिलते थे। लेकिन आजकल सब कोशिश ये करते हैं फ़ोन पे बात कर लें, कोई काम हो तो अपना चलो नहीं मिले इतने दिनों से वीडियो कॉल कर लें बस। और अच्छा है टच में रहना चाहिए, कम से कम उनसे तो जो आपके पास है। अब इस कॉन्वर्सेशन में मैं आगे बढ़ूं, आपसे और सवाल करूं, उससे पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देती हूं, ओपन अपॉर्चुनिटी। कोई सवाल है मुझसे? कोई सवाल आपको करना है मुझसे? ऐसा देते नहीं है, ठीक है? पॉडकास्टर भी नहीं देते, जर्नलिस्ट भी नहीं देते, मैं आपको मौका दे रही हूँ। एक छोटा सा सवाल है अंजलि,
बड़े बड़े तूने अच्छे अच्छे स्टार्स के साथ पॉडकास्ट करा होगा, स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं तूने, तो बिजनेस टाइकॉन्स के भी तूने मैंने पढ़े हैं तेरे, सुने हैं यूट्यूब पे। तो तुझे कैसा लग रहा है कि आज हम मम्मी पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ के सबसे चमकते सितारे आप दोनों यहाँ पे बैठे हो। तो मेरे लिए तो कोई भी और स्टार, कल को मेरा शाहरुख खान को मिलने का सपना भी पूरा हो जाए तो भी ये इंटरव्यू मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास और मेरे दिल के करीब रहने वाला है। कभी सोचा था कि हमारा इंटरव्यू लेगी? अरे कपिल शर्मा नहीं सोचा था। और सच में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन वोन बंद करके, नोटिफिकेशन वगैरह बंद करके अपने मम्मी पापा के साथ इतनी देर बात करना ये थोड़ा रेयर भी हो गया है, मतलब कम होने लगा है आजकल के इसमें जनरेशन में, राइट? क्योंकि एक तो दूर दूर भी रहते हैं सब लोग, हम वीडियो कॉल से ही ज़्यादा बात कर पाते हैं, और फिर अगर साथ भी रहते हैं तो सबके अपने फ़ोन, कुछ ना कुछ काम और सब चल ही रहा होता है। बट ये जो मोमेंट्स हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेरे तो दिल में सबसे करीब रहेंगे, मतलब मेरा ये फेवरेट रहेगा इंटरव्यू कि ऐसे आराम से बातें की हैं बहुत टाइम के बाद। नहीं, बहुत टाइम करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा एक्सपीरियंस कि तेरे से ऐसे हमने पूरा शेयर की, अपनी लाइफ शेयर की है हमने। छोटी मोटी बात तो चलती रहती है लेकिन ऐसे लाइफ शेयर करना अच्छा लग रहा है। ये तो हम कभी तेरे घर 15 दिन भी रह गए तब भी नहीं हमने कभी बैठ के ऐसे शेयर करा। आप बताओ, कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं, क्वेश्चंस बड़े हैं लेकिन इस समय कोई दिमाग में ऐसा कुछ चल नहीं रहा जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे पूछूं मैं। बताओ। नहीं, क्वेश्चंस नहीं। हाँ, ये कह सकते हो क्योंकि मेरी जैसे आदत है, सबको पता है, जैसे तेरे को मैं हर बात पे टोकती थी जैसे करती थी कि तेरे को बुरा तो लगता ही होगा, सबको ही लगता है। नहीं मतलब तो ऐसा तो नहीं ना कि कुछ ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं ना बोलूं ना कुछ कहूं? नहीं, ऐसा लगता है, वो होता है ना कि किसी के साथ रहने की आदत हो जाती है तो बस फिर वो आदत हो जाती है, फिर वो नॉर्मल लगता है कि नॉर्मल होगी, मम्मी टोकेंगी, फिर वो नॉर्मल लगता है। मेरे को ऐसा लगता है मैं सबकी तरफ से जवाब दे रही हूँ, जिनकी भी मम्मियाँ टोकती हैं तो वो नॉर्मल लगता है। फिर वो मम्मी की मेमोरी हमें यही होती है, अच्छा मम्मी टोकेंगी, प्यार भी करेंगी लेकिन टोकेंगी भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा हाँ, तब मैं ये सोचती थी कि मैं अंजलि को बहुत टोकती हूँ, पता नहीं उसे कैसा फील होता है, क्योंकि तुझसे मैंने पूछा नहीं ऐसा मैंने। नहीं। तो अब अगर हम इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करें तो जो लोग हमें देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे या टीवी पे, जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं तो बस इतना सा मैसेज देना चाहूँगा अंजलि कि आज जैसे हम पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को फ्रेंड्स बना के रखें ताकि वो हमसे हर बात शेयर करें और हर समस्या का हमारे से बात करें, हर समस्या के लिए हमसे बात करें। तो बच्चों को भी ये चाहिए कि अपने पेरेंट्स को भी अपना दोस्त, इवन मैं तो कहता हूँ जैसे आज की जनरेशन में आप कहते हो BFF, अपने पेरेंट्स को BFF बनाओ अपना, उनसे के साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनके अंदर बहुत सी कहानियां हैं। इवन अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ हैं तो उनको भी टाइम दो, दे डिजर्व यू। वो चाहते हैं कि उनके अंदर भी इतनी कहानियां हैं कि आप उनके साथ बैठोगे तो वो आपको बताएंगे कि मेरे बचपन में क्या हुआ, जैसे आज आपने हमसे पूछा। तो ये सबको, बच्चों को ये चाहिए कि आज की जनरेशन को कि अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें, उनसे वार्तालाप करें, उनसे पिछले ज़माने की बातें पूछें उनसे, उनको अच्छा लगता है सबको। मैं जैसे दिन में कोई टाइम ऐसा होना चाहिए, मोबाइल आपका साइड होना चाहिए, चाहे 1 घंटा हो, आधा घंटा, कुछ भी हो, मोबाइल साइड पे रख के आप उनसे बात करो, कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी सुनो। तो ऐसे क्या एक प्यार भी बढ़ता है, सब कुछ अच्छा ही होता है। मतलब ऐसे कि आपको होना चाहिए पूरी लाइफ में, मतलब अपने पूरे दिन में 1 घंटा कम से कम होना चाहिए कि आप सब मिलके बात करो, एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे को समझो। नहीं, वो जैसे मैंने ये बात भी बोली ना कि हम एक रिस्पेक्ट वाली बाउंड्री रखते हैं या एक पेरेंट की तरह समझते हैं, तो कई बार
करना चाहिए कि नहीं, नॉर्मल हमारी तरह हाँ ही है हमारे हाँ पेरेंट्स, तो हम कर सकते हैं उनसे बात, और हम तो कह उन्होंने रहे हैं। हमें दिया है वो ओपन करा हम्म है पहले के कंपैरिजन में, वो दिया है हमें कि हम बात कर सकते हैं उनसे भी। और जैसे आपने कहानियों की बात करी कि कहानियाँ हैं, अब जैसे अब हम कभी वो याद करते दादू की बातें करते हैं, तो अब हम वो ढूंढते हैं कि मतलब कभी अभी हम उनसे जाके पूछे कैसे पूछे वो कैसे जो नहीं नहीं, कहानी जिनके हमें जिनके जिनके याद नहीं है। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं अंजलि, मैं उनको कहता हूँ वो बहुत खुश नसीब है कि जिनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसा हैं, है। वो बहुत खुश नसीब हैं। मैं कहता हूँ उनको उनके साथ बैठना चाहिए, बच्चों को उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए। भाई कल को ये रिग्रेट ना रहे वो थे, हमने उनसे बात नहीं की, अब जैसे हम उनके आपने पास बैठे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपने कहा कि जाना मैं हम उनसे कैसे बात करें, हाँ तो अगर हम टाइम देंगे तो हमें ये कभी भी नहीं रहेगा कि हमने हर चीज़ को नोट करा, हर चीज़ की उनकी। हम्म, तो ये आजकल के बच्चों को सिर्फ यही मेन सबसे बड़ी मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको टाइम दें, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, इवन अपने घर में जो क्लोज रिलेशन में भी हैं उनसे भी मिलें, उनसे भी बात करें। ये नहीं है कि भाई ये मेरी बुआ है तो मुझे इनसे मिलना नहीं है, बुआ है तो है, बुआ है, चाचा है, मामा है, सबसे मिलें, चाहे थोड़ी देर के लिए मिलें, लेकिन मिलें। मिलने का एक और ही अलग होता है जिले। जैसे आजकल तो रिश्ते हैं, जैसे आप बता रहे हो जो ट्रेंड आ रहा है, तो रिश्ते भी नहीं होंगे, बट जितने अब तक रिश्ते हैं तो उनको उन मेमोरीज को संभाल लो, जी लो उनको, जी लो उनको। इमोशनल हो जाए इससे पहले हम एक रैपिड फायर कर लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। एक वर्ड में जवाब देना है, अभी हम डीप नहीं जाएंगे, बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस हो गई। एक एक करके। बचपन, एहसास, फुल मस्ती, शादी, प्यार, एक अलग ही एक्सपीरियंस, बेटी, दुनिया, वर्ल्ड, माय वर्ल्ड, मेरी जान, दादू दादी, भगवान, सेम, दोस्ती, प्यार, दोस्ती नहीं होगी तो प्यार हो ही नहीं सकता। पैसा, जरूरत, जरूरत, खुशी, संतुष्टि, हाँ सेटिस्फेक्शन, रिग्रेट, रिग्रेट में जो आप नहीं कर सके। हाँ वो तो मीनिंग हो गया, हाँ क्या नहीं कर सके आप। मैं जवाब नहीं दे सकता रिग्रेट का एक वर्ड में। हाँ चलो, भूल जाओ, भूल जाओ। जिंदगी, जीने का नाम है, जिंदा दिली, जिंदगी जिंदा दिली। जिंदा जिंदा दिली। दिली। लवली, थैंक यू सो मच मम्मी पापा। ये पॉडकास्ट जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा। पॉडकास्ट हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी मेरी लाइफ में, और बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ क्यों ना हो जाए, ये मेरे को लगता है मैंने कर लिया है सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ ऑलरेडी। थैंक यू सो मच अंजलि, लव यू। आपने आज हमको ना स्टार बना दिया। रियली स्टार वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि स्टार हम भी निकाल दिया। एक कोई बिजनेस टाइकून, कोई तेरा मशहूर हस्तियां जो तेरे साथ बैठती हैं, हमें लग रहा है हम इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो वो फील आ रही है। Feel आ रही ये नहीं लग रहा कि हमारी बेटी हमारे सामने बैठ के हमारा इंटरव्यू ले रही है या हमसे पॉडकास्ट कर रही है, बात कर रही है, लेकिन वो फील आ रही है, अच्छा लग रहा है। ऐसे हमारे से घर पे भी बात करेगा। अच्छा थैंक यू सो मच, कभी लव यू सिर्फ बेटा। इतनी देर के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए ही सही। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।